उन्नाव दुष्कर्म मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी 5 मामलों को दिल्ली किया स्थानांतरित। मामले की रोजाना सुनवाई के साथ ही 45 दिन में फैसला दिए जाने के दिए आदेश। भाजपा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से किया निलंबित। पीड़िता की हालत अभी भी बनी हुई है गंभीर। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद किए गए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। धारा 144 लागू। पुलिस महानिदेशक ने कहा, किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे कानून। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस की पेशकश की। विदेश मंत्रालय ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देश के मुताबिक मिला है काउंसलर एक्सेस। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 5 मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के साथ ही 45 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं और पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए। निष्कासित पढ़ना, निष्कासित खबर में अपडेट करा दिया, निष्कासित। ठीक है, बता दिया। 4 केसेस जो है सीबीआई कोर्ट दिल्ली को ट्रांसफर करने के लिए एक आदेश दिया है। दूसरा जो है, जो संडे जो हादसा हुआ वो भी सीबीआई को सौंप दिया गया, वो केस भी दिल्ली सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा जो है, जो विक्टिम है, विक्टिम फैमिली मेंबर्स है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डायरेक्शन दिया है, इसको जब तक केस खत्म नहीं होता, जब तक केस चलता है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए कह दिया। तीसरा जो है, जो विक्टिम एक्सपेंसेस जो है, ये गरीब परिवार से है, उसका इंटरिम कंपनसेशन के तहत और 25 लाख जो है कल एक दिन में उसको सौंप देने के लिए, मदर को देने के लिए कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा किसी व्यक्ति के लिए जगह नहीं है जिनके खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जो पीड़िता है उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते हैं, उन पर इस प्रकार का जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसको लेकर कई प्रश्न उठते हैं, तो कोई बर्दाश्त करने की स्थिति में पार्टी नहीं है। तो जो भी गलत काम करते हैं उन सबको पार्टी से बाहर करेगी। ये पहली बार मैसेज नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। गलत बयानी पर भी प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार रिस्पॉन्ड किया तो देश ने देखा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया है कि उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के साथ लगाए गए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। उसकी व्यापक जांच की जा रही है, लेकिन उसकी प्रत्याशा में हमने वो 3 सुरक्षाकर्मी जो पीड़िता के साथ लगाए गए थे उनको हमने निलंबित कर दिया है। रामपुर में धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने बताया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। जो हमारे अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जहां पे जो भी आने जाने वाले वाहन हैं, व्यक्ति हैं, उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों की या अवैध गतिविधियों की मूवमेंट बिल्कुल ना हो सके। जनता की सुरक्षा में किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जगह जगह पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। सभी फोर्स के कर्मचारियों को ये ब्रीफ किया गया है, सभी के साथ विनम्रता से बिहेव करते हुए
और अच्छे तरीके से चेकिंग करें और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर और जो पीस है डिस्ट्रिक्ट की उसकी किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे अलबत्ता लगभग 150-200 लोग इकट्ठे थे और अभी जस्ट जो अब्दुल्ला आजम खान साहब हैं वो सारे लोगों को इकट्ठे करके ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। उनको ये सूचना दी गई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, 144 लागू है, आपका कोई परमिशन भी नहीं है। वो इसके बावजूद उसके उल्लंघन पे उतारू हो गए तो हमें मजबूरन उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना पड़ा। तो उनको एहतियातन वहाँ से ले जाया जा रहा है और अभी हमारे मजिस्ट्रेट्स वगैरह ने उनको सूचित किया है कि आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आज कहा कि जौहर विश्वविद्यालय में कल जो छापा डाला गया था वे एक कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा किताबों के चोरी के दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की मुमताज़ लाइब्रेरी में 2500 किताब बरामद की गई हैं जिस पर कॉलेज की मुहर लगी थी। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान विधायक अब्दुल्ला आजम ने बाधा डाली थी जिसके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी को भी कानून व्यवस्था तोड़ने का अधिकार नहीं देगा। जौहर यूनिवर्सिटी में रेड किया था, वहाँ पे एक मदरसा आलिया है जो 1774 से वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। उसके प्रिंसिपल ने जून 2019 में एक मुकदमा दर्ज किया कि हमारे लाइब्रेरी के 9000 बुक्स गायब हो गए हैं और कुछ और भी सामान गायब हो गया है। उस एफआईआर के आधार पे रामपुर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा और वहाँ के एक मुमताज़ लाइब्रेरी से परसों हमने 2500 बुक्स 50 कार्टन्स में 2500 बुक्स हमने बरामद किए और सब्सीक्वेंटली हमने उसमें 1000 के लगभग और बुक्स वो किए। उन बुक्स में मुहर लगे हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन के। बाद में कई मूर्तियां भी बरामद हुई जिसको पुलिस ने जब्त किया। कल जब हमारे एसडीएम और सीओ वहाँ पे रेड कर रहे थे तो वहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, व्यवधान किया। उन्हें प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत हिरासत में लिया गया, बाद में उन्हें मुचलके पे छोड़ दिया गया। आज कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हमने वहाँ पे 144 धारा लगा दिया है और हमने वहाँ पे राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मथुरा के वृंदावन में कहा कि उन्नाव या रामपुर जो भी अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सपा के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रामपुर में कानून के दायरे में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्नाव कांड की निष्पक्ष जांच चल रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने परिवार के साथ भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने निकुंज भवन में हवन पूजन किया। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और पुलिस और प्रशासन कानून सम्मत अपनी कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई सवाल उठाने का विषय नहीं है कि यह कोई सवाल है। अगर मैं या अन्य कोई सदस्य इस प्रकार के कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आज रामपुर में आप कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। उन्नाव के मामले में जो भी दोषी है कठोरतम कार्रवाई होगी। सरकार ने सीबीआई जांच को रिकमेंड कर दिया है। विधायक निलंबित हैं भाजपा से और मुझे लगता है कि इस घटना का पूरा खुलासा होगा और जो भी दोषी होंगे उसमें दल, जाति और जिला यह सब देख करके कार्रवाई नहीं होती। जिसने जिस प्रकार का अपराध किया उसके खिलाफ उस प्रकार की कार्रवाई होगी। धन्यवाद। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमामि गंगे, रमता जोगी बहता पानी, दोनों की यही कहानी। अविरल धारा होगी जब, निर्मल गंगा होगी तब, सद्बंधु की जान है, हम हैं। अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें।
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। पूर्व भारतीय नौसैन्य अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान की जेल में बंद जाधव के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मिली भारत की जीत के बाद ये एक और अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान लगातार कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करता आया है। We have received a proposal from Pakistan. We are at this point of time evaluating the proposal in the light of the judgment of the International Court of Justice. We will maintain communication with Pakistan in this matter through diplomatic channels. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भवापार शिव मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चना किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास की 6 करोड़ से ज्यादा लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से यहाँ की अलग पहचान बनेगी और ये क्षेत्र पर्यटक के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज नौसड़ रोडवेज बस स्टेशन का लोकार्पण भी किया। इस क्षेत्र की और इस पवित्र स्थल की सुंदरीकरण की व्यापक कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से आज 6,23,55,000 रुपए की लागत से इस परियोजना को आज यहाँ पर हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। इस योजना में आरसीसी रिटेनिंग वॉल, तालाब के चारों तरफ सीटिंग बेंचेज का निर्माण, सोलर लाइटिंग, हाई मार्क्स लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, टूरिस्ट सेंटर यानी जो एक यात्री विश्रामालय यहाँ बनना है। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट बेस्ड मेन गेट, वाटर कियोस्क और शौचालयों का निर्माण के साथ ही यहाँ पर इंटरलॉकिंग पाथवे, साइनेज, पार्किंग एरिया के साथ साथ बाहर जो बड़े पेड़ हैं इनके चारों तरफ भी चबूतरा निर्माण का कार्य इस प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के अपने दौरे में मुहद्दीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेका, फिर विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव का 550वां प्रकाशोत्सव बनाने की तैयारी चल रही है। नानक देव से संबंधित जितने भी स्थान और गुरुद्वारे यूपी में हैं, सबका पुनरुद्धार कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गुरु नानक से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को उन्होंने न केवल सुरक्षित और संरक्षित करने की बात कही, बल्कि उनको आपस में जोड़ने की योजना पर भी काम करने का भरोसा दिलाया। सिख गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जिन सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सिख गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, चाहे वह गुरु नानक देव जी हों या फिर उस परंपरा में आगे चलने वाले उन सभी 10 गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए, जहां कहीं भी उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक प्रस्ताव होंगे, उनके पुनरुद्धार, उनके सुंदरीकरण और उन स्थानों को यात्री सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से राज्यसभा ने कल सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। इस विधेयक में सड़क सुरक्षा क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। राज्यसभा से मोटरयान संशोधन विधेयक पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 108 वोट पड़े, जबकि विरोध में मात्र 13 वोट थे। सरकार के 2 संशोधन स्वीकार हुए हैं, जिसके कारण विधेयक को दोबारा से लोकसभा भेजा जाएगा। देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संसद ने बुधवार को एक अहम विधेयक पर चर्चा की।
राज्यसभा ने मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा की। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुका है। विधेयक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटरयान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है। मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि बहुत दिनों से 1 साल इसमें पेंडिंग हो गया, काफी लोग मर रहे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए जो तमिलनाडु में जिस प्रकार का काम किया वैसा देश में करके आप सबके सहयोग से ये 1.5 लाख मौतें या कम से कम 50% कम हो, इसके लिए ये कानून अगर ठीक प्रकार से आया तो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। आप सब इसमें सहयोग करें। इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित है। इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। ड्राइविंग लाइसेंस में रिफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर से स्थानांतरण आसान और फर्जी लाइसेंसेस बंद हो जाएंगे, टेस्ट की गुणवत्ता में बढ़ाई आएगी, कंप्यूटर और कैमरों के द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी, आरटीओ दफ्तर का भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई कदम उसमें उठाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में 3 की जगह 5 साल के लिए वैध किया जाएगा। ड्राइवर की कमी दूर करने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल, लाइसेंस राज्य में कहीं भी ले सकते हैं। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ज्यादातर मामले सड़क नियमों का उल्लंघन करने और लापरवाही से जुड़े होते हैं। दोनों सदनों से पास होने के बाद उम्मीद है कि ये विधेयक सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। लखनऊ दूरदर्शन केंद्र के परिसर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक पीपी शुक्ला समेत सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोगों को इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की अपील भी की गई। श्रावस्ती अति पिछड़े जिलों में शुमार होने वाला 8वां जनपद है, जहां पर सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर विशेष कार्य कर रही है। इसी सिलसिले में जनपद के सबसे पिछड़ा इलाका सिरसिया में जो नेपाल बॉर्डर पर बसा है, यहां आदिवासी बेल्ट होने के नाते 29 आयुष्मान केंद्र बनाए गए हैं। बाकी 4 ब्लॉकों में 4 आयुष्मान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आयुष्मान का चलहारी केंद्र पूरी तरह से डिजिटल है, जहां पर मरीजों का इलाज महात्मा गांधी चिकित्सालय राजस्थान के वरिष्ठ डॉक्टरों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श लिया जाता है, जिसमें गंभीर बीमारियों से लिप्त मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे वहाँ ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है टेलीमेडिसिन, ये हमारे वहाँ जनवरी से स्टार्ट हुई है। जनवरी में 8 जनवरी को हम लोग को ट्रेनिंग दी गई इसकी कि मशीन को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे मरीजों को दिखाना है। इसके लिए पहले हमें ट्रेन किया गया। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी पहले क्या होता था कि जब हम लोग ओपीडी मतलब जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, मरीज आते थे
तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते थे, जो भी ट्यूबरक्लोसिस के और क्या कहते हैं हाइपरटेंशन के, उन पेशेंट को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में और CSC लेवल में, PSC लेवल में पहले रेफरल करते थे कि पेशेंट का मतलब हाई ब्लड प्रेशर आया तो हमने रेफ़र कर दिए। अभी आज की डेट में क्या है कि हम उनको रेफ़र नहीं करते। अगर हमें कोई भी पेशेंट हाइपरटेंशन का मिलता है, डायबिटीज़ का मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस का मिलता है और इवन फीमेल्स की गायनोकोलॉजी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हम उनको यहीं पे ट्रीट कर देते हैं, ईजिली उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। हॉस्पिटल ये एक सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इससे दूर दराज के अस्पतालों में जहां पर हमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहां के लिए एक रामबाण योजना है। इसके अंतर्गत टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज की स्थानों पर जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं, इनकी चिकित्सा टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक बैठे हैं उनके माध्यम से कराई जाना प्रस्तावित है। इसकी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो शुरू हो रही हैं और इसके लागू हो जाने के बाद हमारे जो दूर दराज के अस्पताल हैं वहाँ पर हम विशेषज्ञ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय हम अपने रोगियों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से उन गरीब परिवारों का आवास का सपना सच हो गया है जिन परिवारों को सर्दी गर्मी बरसात झेलनी पड़ती थी। बरसात में ये लोग भीग जाते थे, इनकी झुग्गी झोपड़ी में पानी टपकता था। अब ऐसे लोग हाथरस में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिले आवासों में रह रहे हैं। ससनी ब्लॉक के गाँव में आवास योजना से लाभान्वित लोगों का कहना है कि अब वे आराम से रह रहे हैं। लाभार्थी वीरपाल सिंह और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि अब उन्हें सरकार की योजना के तहत रहने को घर मिले। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे उनका परिवार धूप और बारिश से बच रहा है। अब उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे। वहीं अन्य लाभार्थियों ने बताया कि उनका परिवार पहले कच्चे घर में रहता था, अब सरकार द्वारा पक्का घर, बिजली कनेक्शन मिल गया है। इतनी सुविधा मिल गई है, बच्चा अच्छी तरह से रह सके, छत मिल गई है हथगार रहने के ताए, जब इतनी सुविधा नहीं थी और आपने बहुत खूब अच्छा करो है। आवास योजना मिली है, घर मिला है, छत मिली है और लाइट मिली है। ये तो साहब मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो कि ग्रामीणों के लिए आवास योजना जो है उपलब्ध कराई है। इसके तो कैसे ही कोई हिसाब नहीं था जो है मकान बनाने का। ये तो छप्पर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। ये आवास बनने से इसकी ज़िंदगी सुधर गई। इसके बच्चे जो है मतलब अच्छी तरह कर खाएंगे। नहीं रिक्शा चलाता था, जितना कमाए गिला तो संग की संग बराबर। बहुत ही बढ़िया काम कर रही है ये। कौशाम्बी के चायल सभागार में मौलिक अधिकार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक संघ प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि विद्यालय के बच्चे व जनमानस को संविधान में प्रदत्त संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा की गई और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति अपने अधिकारों को पाने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। साथ ही ये भी बताया गया कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 का में प्रदत्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया गया है। चायल तहसीलदार ने बताया कि देश का विकास बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर वो शिक्षित होंगे तो उन्हें मौलिक अधिकार पाने में सरलता आएगी। बालिकाओं को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मेघाव इंटर कॉलेज मेघाव में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें ये बताया गया कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। प्रसार भारती लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को अब दुनिया में कहीं भी आकाशवाणी मोबाइल ऐप के द्वारा सुना जा सकेगा। इसके लिए आकाशवाणी केंद्र आगरा पर न्यूज़ ऑन AIR लाइव ऐप की शुरुआत की गई। आकाशवाणी केंद्र परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उपनिदेशक तकनीकी रमाशंकर द्वारा ऐप का शुभारंभ किया गया। उपनिदेशक ने बताया कि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर से न्यूज़ ऑन AIR लाइव ऐप डाउनलोड कर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुना जा सकेगा। उन्होंने बताया कि श्रोताओं को और आकर्षित करने के लिए नए कार्यक्रमों को भी प्रसारित करने की तैयारियां चल रही हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्म संगीत, किसानों से जुड़े कार्यक्रम के साथ साथ ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों के ज्ञानपरक और मनोरंजक कार्यक्रम शामिल होंगे।
प्रसार भारती का जो ऐप है न्यूज ऑन एयर, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के जैसे और ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे इसे भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके द्वारा आप आकाशवाणी जो ऐप है उसके ऊपर जो भी प्रोग्राम है, दूरदर्शन के भी प्रोग्राम है, आकाशवाणी के भी प्रोग्राम है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मन की बात का प्रोग्राम सारे एपिसोड भी उसके ऊपर अवेलेबल है, वो भी सुने जा सकते हैं। और न्यूज़ जितने भी आ रहे हैं लाइव और पीछे के न्यूज़ भी आप उस ऐप के थ्रू सुन। इसी कड़ी में आकाशवाणी आगरा को भी जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा जो भी आकाशवाणी आगरा से प्रोग्राम प्रसारण होते हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। हम लोग तो इस ऐप से पहले से ही तमाम सारे कार्यक्रम करते ही हैं, विशेष रूप से करते हैं और हर आयु वर्ग के, हर श्रोता वर्ग के लोगों के लिए करते हैं हम ये कार्यक्रम, चाहे वो महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम हो, बच्चों के लिए हो कार्यक्रम, ग्रामीण लोगों के लिए मजदूर मंडल कार्यक्रम भी होता है हमारे यहाँ से। नहीं, आगरा से हम लोगों ने ये पहली बार जुड़े हैं इस ऐप के माध्यम से। अब हमारी रीच देश विदेश के हर श्रोता तक होगी जो भी आकाशवाणी आगरा को सुनना चाहेंगे। जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच है वहाँ तक आकाशवाणी आगरा की पहुँच होगी, ये सबसे बड़ी बात है। बदायूं जिले में पिछले साल संक्रामक बुखार से भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर मौतें झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी। इससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बदायूं स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस विभाग की मदद से जिले भर में 679 झोला छाप डॉक्टरों की लिस्ट तैयार करके स्वास्थ्य विभाग ने इन डॉक्टरों की जांच कर 139 डॉक्टरों के खिलाफ बदायूं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में FIR दर्ज करवाई गई है। जिले के प्रभारी CMO मनजीत सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष फैले मलेरिया बुखार से जनपद के झोला छाप डॉक्टरों के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। अब शासन की सख्ती के चलते जनपद के 139 डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को गलत उपचार से बचाना है। SSP और DM साहब के द्वारा एक सर्वे कराया गया था, तो 600 से अधिक डॉक्टरों की लिस्ट हमें दी गई है। उसके ऊपर जो हम ब्लॉक वाइज पूरे ज़िले के हैं उसकी हम उनको पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक जो है 200 करीब हम देख चुके हैं और 139 के ऊपर FIR दर्ज की जा चुकी है। हमारा तो ये है कि जो इस पिछले साल यहाँ त्रासदी हुई थी, बुखार से बहुत लोग मरे थे, ताकि कोई झोलाछाप बुखार के मरीज को अनावश्यक ना रोके, बोतलें ना चढ़ाए, उसे PSC भेज दे ताकि खून की जाँच हो जाए, निःशुल्क इलाज हो जाए। भर्ती का मरीज है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ जाए। बदायूं जिले के ज्ञानपुर तहसील में तैनात लिपिक अरुण श्रीवास्तव को एंटी करप्शन विभाग ने हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेने में के आरोप में गिरफ्तार किया है। लगातार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है, इसके बाद भी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। जनपद के ऊंचे इलाके के रहने वाले विनीत कुमार शुक्ल द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र के लिए तहसील में अपनी फाइल दी थी, लेकिन लिपिक अरुण कुमार ने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 20,000 रुपए की डिमांड की थी। ये सभी कागजात सही होने के बाद भी प्रमाण पत्र न बनने पर विपिन ने थक हार कर एंटी करप्शन के वाराणसी दफ्तर में शिकायत की थी। एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें 20,000 रुपए लेने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन की टीम ने पकड़े गए बाबू पर ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उन्नाव दुष्कर्म मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी 5 मामलों को दिल्ली किया स्थानांतरित। मामले की रोजाना सुनवाई के साथ ही 45 दिन में फैसला दिए जाने के दिए आदेश। भाजपा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से किया निष्कासित। पीड़िता की हालत अभी भी बनी हुई है गंभीर। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद किए गए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। धारा 144 लागू। पुलिस महानिदेशक ने कहा, किसी को भी हाथ में नहीं लेने देंगे कानून। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस की पेशकश की। विदेश मंत्रालय ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देश के मुताबिक मिला है काउंसलर एक्सेस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।